हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उन प्रश्नों पे। तो वीडियो शुरू करने के पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो किन टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, साइंस, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आज के प्रश्नों की। हम पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है: 24 मई, 22 मई, 28 मई और 29 मई। आपका सही आंसर 29 मई। 29 मई के दिन प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र जो है यह दिवस मनाता है। इस बार की थीम क्या थी इसकी? तो आप ये नोट कर सकते हैं, पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की कुंजी इस बार की थीम थी। और यह मनाया किस लिए जाता है? तो इसको जो है आपको नोट कर लीजिए, 3900 सैनिकों को सम्मानित करने के लिए यह मनाया जाता है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तहत अपनी जान दी थी। ठीक। और इसको जो है सबसे पहले कब मनाया गया ये भी आप नोट कर सकते हैं। 29 मई 1948 में इसको सबसे पहले मनाया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक। और इस मिशन की स्थापना जो है इजराइल और अरब के बीच हस्ताक्षर किए गए युद्ध विराम समझौते की निगरानी के लिए जो है किया गया था। सबसे पहले जो है इजराइल और अरब के बीच जो युद्ध का समझौता हुआ था, उस पर जो हस्ताक्षर किए गए थे, उसके लिए जो है निगरानी के लिए ये किया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी पौधों की प्रजातियों को कम करने के उद्देश्य के लिए किस योजना को लागू किया? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है: सबको मिलेगा रोजगार, हर्बल रूट्स प्रोजेक्ट, चरण पादुका और आत्मनिर्भर अभियान। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, हर्बल रूट्स प्रोजेक्ट। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाम से ही लग रहा है हर्बल। हर्बल मतलब यहाँ पे किसी आयुर्वेदिक या किसी पौधों संबंधित बात हो रही है। तो आपको हम बता दें कि अभी यूपी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह योजना लॉन्च की है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है 800 किलोमीटर सड़क में हर्बल रोड प्रोजेक्ट को 34 किस्म के पेड़ पौधों द्वारा सुसज्जित किया जाएगा, लगाया जाएगा। अब उन 34 किस्म के पेड़ों में जो है किस तरीके से लगाया जाएगा, तो आपको बता दें कि सड़क के जो भी सड़क हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनके दोनों तरफ औषधीय मूल्यों वाले पौधों का रोपण कराया जाएगा। ठीक। ये आप नोट कर सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ औषधीय पौधों का रोपण कराया जाएगा। और इसके औषधि में जो प्रमुख पौधे होंगे वो नीम, पीपल, सहजन आदि होंगे। ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसका उद्देश्य घरों में बोनसाई और फैक्टस जैसी गैर देशीय प्रजातियों को कम करना है। ठीक। और इससे लाभ क्या होने वाले हैं ये भी हम बता देते हैं। तो ब्राह्मी का पौधा जैसे लगेगा तो उससे स्मृति को तीव्रता आएगी। ठीक। अश्वगंधा का पौधा हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन के विकल्प के रूप में इसको जो है अभी को हाल ही में कोविड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक। और यह परियोजना 18 जिलों में शुरू की गई है। ये भी आप नोट कर सकते हैं, इसका मुख्य पॉइंट है 18 जिलों में यह परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विप्रो ने अपने नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया है? यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है: अजीब प्रेम जी, अश्वनी अर्दी, रजत प्रेम जी, थियरी डेला पोर्टे। ठीक। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, थियरी डेला पोर्टे। अब आपको बता दें कि थियरी डेला पोर्टे पूर्व में कैपजेमिनी के अधिकारी थे और एक गैर भारतीय आईटी सेवा कंपनी के प्रमुख हैं। ठीक। ये जो है अपना जो पदभार ग्रहण करेंगे, अभी इन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है, ये अपना पदभार 6 जुलाई को करेंगे। ठीक। ये आप नोट कर सकते हैं, 6 जुलाई को ये एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक। वर्तमान में जो अभी विप्रो के एमडी और सीईओ हैं वो आबिद अली नीम चवाला हैं। ठीक। अब आपको बता दें कि जैसे विप्रो की बात हुई तो विप्रो के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो विप्रो
का पूरा नाम, जैसे कि WIPRO, विप्रो का पूरा नाम वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट है, ठीक है। और यह सार्वजनिक कंपनी है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ये सब आप नोट करते चलिएगा। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, ठीक, सॉरी, भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और सार्वजनिक कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में अजीम प्रेमजी द्वारा हुई थी, ठीक। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए आपका जो है अजीम प्रेमजी, इनके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IO के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, नरेंद्र बत्रा को, जितेंद्र सिंह को, अभय सिंह चौटाला को और नारायण रामचंद्रन को। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है नरेंद्र बत्रा को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें तो पिछले साल जून में IOC के ये सदस्य बने थे और ओलंपिक चैनल आयोग IOC सत्र जो है IOC सत्र कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है। जो ओलंपिक चैनल आयोग होता है वो कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। ये ओलंपिक चैनल आयोग का कार्य होता है और नरेंद्र बत्रा इसके पहले 2014 से 2016 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और साल 2003 से 13 तक एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये 2 चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि नरेंद्र बत्रा जो है 2014 से 16 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और 2003 से 2013 तक एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? रूस, नेपाल, ईरान और चीन। 4 ऑप्शन यहाँ पे थे। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन ईरान है। ईरान को हाल ही में सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी। अब इन कीटनाशकों में ईरान को ये किस कीटनाशक को दे रही है? तो आपको बता दें कि यहाँ पे ईरान को इसने 25 टन मैलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने की बात की है, ठीक। मैलाथियान जो कि एक कीटनाशक दवा है। हमारे यहाँ हम लोग मैलाथियान और फॉलीडॉल आदि जैसी कीटनाशकों का यूज़ करते हैं, ठीक। अब आपको यहाँ पे साथ साथ ये भी बता दें कि ईरान के साथ साथ अमेरिकी देश पेरू को भी 10 टन कवकनाशी मैनकोजेब का निर्यात भी इसने किया है, ठीक। और 12 अभी जो है जैसे हाल ही में इसने 10 टन तो कवकनाशी जो मैनकोजेब था वो पहुंचा चुकी है और अभी ये आने वाले 1 हफ्ते में इसको 12 टन और मुहैया कराएगी, ठीक। अब HIL की बात हुई है तो HIL के बारे में हम जैसे आपको बता दें कि यह जो है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ साथ राजस्थान और गुजरात को भी मैलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने का समझौता किया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी तक इस कंपनी ने पिछले सप्ताह तक 67 टन मैलाथियान टेक्निकल का उत्पादन आपूर्ति की है। HIL का पूरा नाम हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड है। इंसेक्टिसाइड की बात हुई तो इंसेक्टिसाइड के बारे में हम आपको बता दें कि कोई भी इंसेक्टिसाइड्स जो होती हैं, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाएं जो बनती हैं वो इसी कंपनी में बनती है, मतलब इंसेक्टिसाइड्स कंपनी में ही बनाई जाती हैं, ठीक। आप यहाँ पे आपको बता दें HIL की स्थापना कब हुई थी? HIL की स्थापना 1954 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोच्चि भटिंडा में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, भारत, रूस, ईरान और चीन। आपका सही आंसर यहाँ पे
वो है भारत। ठीक, भारत की विकास दर 5% घटने का अनुमान S&P ने अभी हाल ही में लगाया है। और यह क्यों लगाया है, तो आपको हम बता दें कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन लगाया गया है, वह पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में मंदी के कारण जो है आई है। ठीक है, इसलिए जो है इसने जो है 5% तक घटने का अनुमान लगाया है, क्योंकि लॉकडाउन पूरे देश में लगाया गया था और पूरे देश में लगाए जाने के कारण आर्थिक गतिविधियों में मंदी आई है। ठीक, और इसके वजह से यहाँ की जीडीपी में वृद्धि दर कम हो गई है। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे जो 2 महीने का कंटिन्यू लॉकडाउन लगा था, उसके कारण से अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई थी। ठीक, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे बन सकता है कि आपका जो 5% का घटने का अनुमान लगाया गया है, वो अर्थव्यवस्था की अचानक गिरावट के कारण भी हुई है। और यह अचानक गिरावट जो हुई थी वो कोविड-19 के तहत 2 महीने का जो लॉकडाउन लगाया गया कंटिन्यू, इस वजह से था। ठीक, और एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे वर्तमान वित्त वर्ष की जीडीपी वृद्धि में यह गिरावट दर्ज की गई है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन PAKDA प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, रूस, चीन, अमेरिका और जापान। तो आपका सही आंसर रूस। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि रूस ने अपनी सेना का तेज़ गतिविधि आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसके तहत वह जो है स्टेल्थ बॉम्बर जैसा एक अभी हाल ही में विमान बनाया है। ठीक, और यह विमान किस तरीके से कार्य करता है, तो ये भी हम जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि S4 और S7 जैसे सुपरसोनिक फाइटर विमान के बाद यह जो है दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं कि इसका निर्माण जो हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है, PAKDA के द्वारा किया गया है। इसका पूरा नाम भी यहाँ पे आपको दिया गया है प्रश्न में ही। ठीक, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो विमान बनाने का कार्य करता है, तो इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि ये नवीनीकरण तकनीकों का यूज करते हुए विमानों का बनाने का कार्य करता है। ठीक, भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक है। ये भी आप नोट कर सकते हैं कि रूस का जो सबसे बड़ा साझेदार है, रक्षा साझेदार, उसमें से भारत एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, राहुल सचदेवा, मनोहर सिंह, DK त्यागी और PK नायर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, PK नायर। PK नायर को अभी हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अब PK नायर वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। ठीक, और उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है, मतलब कि अभी उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है, वो जल्द ही ये कार्यभार संभालेंगे, इस चीज़ की घोषणा हो चुकी है। और उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की जा रही है, मतलब कि इस स्थान पे जो अभी तक वर्तमान में पदभार ग्रहण किए हुए हैं, उनका नाम राजेश अग्रवाल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस निगम ने PAI चैट बोर्ड शुरू किया? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, NPCL, BSNL, LIC और UPI। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है NPCI। ठीक, पहला ऑप्शन आपका सही है। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि NPCI की यह पहल भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर
को बढ़ावा देने में मदद करेगा। और इसके मुताबिक जो है फास्टैग, रुपे, यूपीआई, एईपीएस जैसे अपने उत्पादकों के बारे में रियल टाइम पर जागरूकता पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। अब एनपीसीआई के बारे में आपको थोड़ा सा हम बता दें तो एनपीसीआई यह आरबीआई द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत के विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों हेतु एक मात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। ठीक, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। इतना आप नोट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, सतीश शिवलिंगम, आरवी राहुल, मिहिर सेन और मीराबाई चानू। यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है मीराबाई चानू। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। महासंघ ने चानू रंगाना, वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम को भेजे हैं जिसमें आपका मीराबाई चानू का नाम सम्मिलित है। ठीक, अब मीराबाई चानू के बारे में आपको बता दें तो मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। उन्हें इसी साल जो है वो पद्मश्री भी मिला, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और मीराबाई चानू के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें तो ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं और इनका जन्म 8 अगस्त 1994 में इम्फाल में हुआ था। और पूनम यादव की यहाँ पे हमने बात की थी क्योंकि इन्हीं के साथ उनका भी नाम भेजा गया है। रंगाला वेंकट राहुल का भी नाम भेजा गया है, तो पूनम यादव और रंगाला वेंकट के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। तो पूनम यादव भी भारतीय क्रिकेटर हैं और जन्म इनका जो है 24 अगस्त 1991 में हुआ था, आगरा में हुआ था। और रंगाना वेंकट राहुल भारोत्तोलन से संबंध रखते हैं। इनका जन्म 16 मार्च 1997 में हुआ था और गुंटूर में हुआ था। तो इतना चीज़ आप नोट कर लिए। अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस का जिनका आप डेली जो है वो सोचते हैं, उसका आंसर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको कहीं भी यह डाउट हो, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए आज बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस में हम कुछ जनरल नॉलेज संबंधित क्वेश्चंस पे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो किस मंत्रालय के द्वारा ई पैन सुविधा शुरू की गई? अभी हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा किस पैन की सुविधा, ई पैन की सुविधा शुरू की गई है? 4 ऑप्शन दिया गया है, रक्षा मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा और विदेश मंत्रालय द्वारा। तो इसमें आप फटाफट इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा अभी ई पैन की सुविधा शुरू की गई है। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता दें तो आप ये जान लीजिए कि वित्त मंत्रालय अभी हाल ही में ये सुविधा शुरू की गई है। वित्त मंत्रालय मतलब वित्त मंत्री जो है इसमें निर्मला सीतारमण है, उनके द्वारा इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। और यह सुविधा उसी को मिलेगी जिसका आधार कार्ड पे वैलिड आधार कार्ड जिसके पास होगा, वैलिड नंबर होगा और उस आधार कार्ड से उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर अटैच्ड होगा। ठीक, और यह पेपरलेस प्रक्रिया होगी जिसमें जो है पेपरलेस कार्रवाई ना करते हुए उसको ई पैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें, नदी,
वर्षा, तालाब। तो आपसे ये 4 ऑप्शंस में एक आपका ऑप्शन सही होगा, वो कौन सा हो सकता है? आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नहरें। नहरें भारत में प्रमुख सिंचाई साधन का स्रोत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला और राजबिहारी। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे जो आपका आंसर सही है वो है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। आप अपना आंसर मिला लीजिए। उसके साथ हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चीन, भारत, जापान और रूस। तो सेलफोन का उत्पादक करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ पे आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, चीन। ठीक, अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। चीन विश्व में सबसे ज़्यादा सेलफोन बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? मतलब जो कर आय प्राप्त होती है, कर का मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि टैक्स। ठीक, टैक्स का आय जो प्राप्त होती है वो भारत में सबसे अधिक किस से प्राप्त होती है? बिजली कर से, निगम कर से, सेवा कर से और आय कर से। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, निगम कर से। ठीक, अब इसे आप जो है मिला लीजिए अपने आंसर से और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है कि कृषि से है कि कच्चा तेल से है या एलपीजी गैस से है? तो चारों में से आपका कौन सा आंसर सही होगा? सुंदर राजन समिति का संबंध जो है वो है आपका ऑप्शन ए, पेट्रोलियम से। ठीक, और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, कार्ल मार्क्स, इंदिरा गांधी, चाणक्य और नेल्सन मंडेला। तो इनमें से आपका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए इसका। पुस्तकों के बारे में जितनी भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो आप नोट करते चलिएगा क्योंकि आपकी परीक्षाओं में 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक कौन है, या उपन्यास वगैरह आता है तो वहाँ भी पूछते हैं। तो ये सब आप नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखी थी वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? अब सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में, बिहार में, कानपुर में या मध्य प्रदेश में? तो यहाँ पे इन चारों में से आपका ऑप्शन क्या सही होगा कि जहाँ पे कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है? यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, सिंगरौली। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। आप इससे अपना आंसर मिला लीजिए और इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की, गरीब देशों की, विकसित देशों की कि शक्तिशाली देशों की? इन चारों देशों में किस देश की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? यहाँ पे आंसर होगा
आपका ऑप्शन सी, विकासशील देशों की। ठीक, हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कोच्चि, मद्रास और मुंबई। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। क्योंकि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।